श्री संजय सिंह 20 मिनट्स। धन्यवाद मान्यवर, आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, पूरे आदर और सम्मान के साथ, महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति पूरे आदर और सम्मान के साथ कुछ असहमति के बिंदु हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। यहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसका जिक्र हुआ। सरकार और भारत के प्रधानमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं, लेकिन इस देश के अंदर जो घटित हो रहा है वो बहुत विचलित करने वाला है मान्यवर। अभी दिग्विजय सिंह जी ने जिक्र किया कि 30 जनवरी को हम लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई और उस दिन तमाम वीडियो, उनके पुराने वीडियो, पुराने स्पीचेस, पुराने तमाम उनकी बातें सोशल मीडिया पे वायरल हुई मान्यवर। और उसी बीच एक तस्वीर वायरल हुई। वो तस्वीर थी उन हत्यारों की जो अदालत में बैठ के हंस रहे थे, उस जमाने की तस्वीर, जिसमें नाथूराम गोडसे भी था और उसके साथ तमाम और लोग थे, हंस रहे थे, उनके मन में कोई चिंता नहीं थी। आप कह रहे हैं गांधी जी की हत्या से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आइए हम सब लोग मिलकर उस विचारधारा की हत्या करें जिस विचारधारा ने गांधी की हत्या की। उस विचारधारा की हत्या करें मानव, जिस विचारधारा ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, अहिंसा के पुजारी को, हमसे छीना। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। देश में तमाम घटनाएं हो रही हैं। पिछले दिनों बरेली में एक चर्च के सामने हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। लखनऊ के अंदर एक चर्च के सामने, वहां पर हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। क्या बजरंगबली जी ने आपसे कहा है कि चर्च में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो? क्या भगवान श्री राम ने आपसे कहा है कि मस्जिद के सामने जाके रामचरितमानस का पाठ करो? अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, रामचरितमानस का पाठ करना है, राम जी के मंदिर में जाइए, वहां से कुछ आशीर्वाद लेकर आइए अपने लिए और इस देश के लिए। लेकिन वतन को बांटने की कोशिश मत कीजिए, वतन को बांटने की कोशिश मत कीजिए। मान्यवर, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? आप इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। एक विचलित करने वाला वीडियो उस दौरान आया मान्यवर। 25 दिसंबर के पहले जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता चर्च के अंदर घुसती है, घुसकर वहां एक नेत्रहीन महिला के साथ हाथापाई करती है और उसकी जो मासूम बच्ची बैठी रहती है उसको यह कहती है कि तुम इससे गलत काम कराने के लिए लाती हो। ऐसा समाज आप बना रहे हैं, ऐसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। पूरी दुनिया में आप ऐसे विश्वगुरु बनेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, यूएस में, न्यूजीलैंड में, दुनिया के अलग अलग देशों में जो लोग भारतीय रहते हैं उनको कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती होगी कि आप उनके धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से उनको यहां पे पूजा अर्चना, इबादत, प्रेयर नहीं करने दे रहे हैं। यह हो रहा है मान्यवर इस देश के अंदर। इसलिए नफरत की राजनीति को पहले मारना होगा और आपकी नफरत की राजनीति रुक नहीं रही है, वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, दलित, पिछड़े, सवर्ण को आपस में लड़ाओ। अभी आप एक बिल लेके आए, उस बिल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह के रोक लगा दिया कि यह बिल तो अस्पष्ट है, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है इस बिल में। आप क्यों ऐसा बिल लेके आए जिसके कारण से पूरे देश का माहौल खराब हुआ? आपने झगड़ा कराया दलितों यूजीसी का बिल, और आप इक्विटी बिल जो लेके आए, आपने कहा इक्विटी कमेटी जो बनेगी उसको लेके आपने जो इक्विटी कमेटी बनाई उसमें तमाम बातें आपने ऐसी लिखी
पूरे देश में आपने झगड़े का माहौल क्रिएट किया। आप कभी भी और कहीं भी दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों के हितैषी रहे ही नहीं है। आपका संगठन, आपकी विचारधारा, आपकी मातृ संस्था आरएसएस, वहां तो 100 साल तक आज तक एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। यह सच्चाई है आपकी। आप हल्ला मचा रहे थे कि देखो हमने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए कितना शानदार बिल हम लेके आए, कितना शानदार हमने काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल अस्पष्ट है। आपने इस देश के अंदर विश्वविद्यालयों में आरक्षण को खत्म किया है। यह सच्चाई है मान्यवर। दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति होनी चाहिए, 80% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है विश्वविद्यालयों में। और जो चीज आपके हाथ में है, आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी कैसे हैं? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जाति के लोग वीसी हैं और 7 में दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। तो आप बताइए जी, आप बताइए, आप मुझे बताइए, आपको 45 में से 38 सिर्फ एक जाति के, सवर्ण जाति के लोग मिल रहे हैं और बाकी 7 आपने पिछड़ा, दलित, आदिवासी बनाया और आप कहते हैं आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी हैं। किसमें? मैं वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं। वीसी की नियुक्ति आप करते हैं, वीसी की नियुक्ति आप करते हैं। इसका मतलब दलित, पिछड़ा और आदिवासी बीसी बनने योग्य नहीं है, यह आपकी मानसिकता है? नहीं। इसका मतलब आपकी मानसिकता है पिछड़ा, दलित और आदिवासी प्रोफेसर बनने योग्य नहीं है। 12 साल क्या किया आप नॉट फाउंड सुइटेबल की कैटेगरी में डाल देते हैं उन लोगों को। आप क्या न्याय कर रहे हैं उनके साथ? पूरे देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हालत देखिए सर। देश का है सुप्रीम कोर्ट 1 और 25 हाई कोर्ट। वहां पे कितने जज हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं? पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो अगर कहीं उनके साथ न्याय की बात आती है तो आप न्याय नहीं, नौटंकी करते हैं, जानबूझ के दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके हितैषी हैं, जबकि आप है नहीं। आपको है ना, और पूरे देश का वातावरण खराब किया आपने। मैं इस सदन के अंदर आपके माध्यम से सरकार को प्रस्ताव देना चाहता हूं, अगर आपकी नीयत साफ है तो हर विश्वविद्यालय में 2 तरह की कमेटी बनाइए। एक जो सिर्फ और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देखे, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव को देखे, और दूसरी कमेटी आप वहां पर बनाइए जिसमें कि हर प्रकार के भेदभाव को आप कवर कीजिए। कोई झगड़ा ही नहीं होता। भाषा के आधार पर भेद, लिंग के आधार पर भेद, किसी भी प्रकार का भेद, उसको देखने के लिए एक कमेटी बनाते, और जाति के आधार पर हो रहे भेद को देखने के लिए एक कमेटी बनाते। कोई झगड़ा ही नहीं होना था। आपने जानबूझ के झगड़ा कराया। दूसरी बात मान्यवर, अभी मैं पिछले दिनों एक पदयात्रा कर रहा था मिर्जापुर से लेकर काशी तक, और उस दौरान काशी के अंदर मंदिरों को तोड़ने का मामला सामने आया। मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया मान्यवर, मणि को तोड़ दिया गया, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, और वो वीडियो मैंने ट्वीट कर दिया तो मेरे ऊपर उल्टा मुकदमा लिख लिया गया। कितना मुकदमा लिखेंगे आप? आप लिखिए मुकदमा मेरे ऊपर। मान लीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता सुमित्रा महाजन जी, उन्होंने कहा कि माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई, मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया। आपकी पार्टी के नेता और केंद्र राज्य सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, उन्होंने कहा मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ा गया। आप उन पापियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मेरे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। आप ऐसा शब्द मत बोलिए। कौन जिन लोगों ने तोड़ा मान्यवर, जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा, उन गुनहगारों को मैं चाहता हूं, चलिए गुनहगार कह देता हूं, भाषा शैली चलिए मान्यवर गुनहगार संयम के साथ साथ उन गुनहगारों को जिन्होंने उस पुरातन पवित्र मणिकर्णिका घाट को तोड़ा, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ा, कार्रवाई उन पे करने के बजाय आपने मुझ पर एफआईआर कर ली। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, अगर आपने कोई तोड़फोड़ वहां पर नहीं की है, 3 सदस्यों का, और तीनों बीजेपी के रहे, मैं तो कह रहा हूं 3 के तीनों बीजेपी के लेके जाइए आप।
3 सदस्य भेजिए बीजेपी के संसदीय दल के, और वहां पर दिखाइए कि माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा है, वहां दिखाइए मणिकर्णिका घाट को नहीं तोड़ा गया है, और फिर जो कार्रवाई आप मेरे ऊपर करना चाहें कीजिए। आपने काशी को बर्बाद करने का एक मन बना लिया है। काशी कॉरिडोर के नाम पे आपने सैकड़ों मंदिर वहां पे तोड़ दिए, वहां पे शिवलिंग लंका थाने में पड़े हुए हैं। यह घटना अगर किसी विपक्ष के राज्य में हुई होती, आप पूरे देश में हंगामा कर देते, फसाद करा देते पूरे देश में। लेकिन आपने वहां मंदिरों को तोड़ा, पवित्र घाटों को तोड़ा। 54 देश के नागरिक आते हैं काशी में मान्यवर, वो वहां पे बिल्डिंग देखने नहीं आते, वो वहां पे आते हैं वहां के पुरातन मंदिरों को देखने के लिए, वो वहां पे आते हैं पुरातन घाटों को देखने के लिए, पौराणिक मंदिरों को देखने के लिए, वो इसलिए आते हैं काशी की गलियों को देखने के लिए। आप वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं। जाके पूछिए वहां के लोगों से कितना गुस्सा और नाराजगी उनके मन में है। लेकिन आपको धर्म में भी धंधा करना है, हर जगह धर्म के नाम पे भी धंधा करना है, वो काम आप वहां पे कर रहे हैं। दूसरी बात, इस भाषण में शिक्षा की चर्चा हुई, स्वास्थ्य की चर्चा हुई, जल जीवन मिशन की चर्चा हुई, और कल बजट आया तो आपकी कलई खुल गई। आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं विकसित भारत बनाएंगे। कब बनाएंगे? 2047 में बनाएंगे। उसको 3047 कर दीजिए। 1000 साल बाद कौन पूछने वाला है सर? 3047 में हम भारत को विकसित भारत बताएंगे। 1000 साल बाद कौन पूछेगा? 2047 में कौन सत्ता में रहेगा नहीं रहेगा? लेकिन आप ऐसा सब्जबाग दिखाते हैं कि आप 2047 में आप विकसित भारत बना देंगे। कैसे विकसित भारत बनाएंगे? शिक्षा का बजट आप रखेंगे 2%, स्वास्थ्य का बजट आप रखेंगे 2%, यानी कि अशिक्षित भारत और विकसित भारत कैसे होगा? अस्वस्थ भारत और विकसित भारत कैसे होगा? आपने ग्रामीण विकास के नाम पे जो बजट का हिस्सा है उसको कम कर दिया, तो एक अविकसित ग्रामीण व्यवस्था के साथ आप विकसित भारत कैसे बनाएंगे? आपने किसानी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो बजट रखा उसको घटा दिया। आप कैसे करेंगे विकास? विकसित भारत का आपका सपना क्या है? जिसमें लोग अशिक्षित रहें, जिसमें लोग अस्वस्थ रहें। आपके आयुष्मान भारत की स्कीम की हकीकत क्या है? एक ही नंबर पे 9999 नंबर पे 10 लाख से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 600 से ज्यादा 625 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, आपकी सीएजी रिपोर्ट में आया आयुष्मान योजना के अंतर्गत। आपने जी राम जी योजना लागू की, उसमें आप कह रहे हैं हम 125 दिन रोजगार देंगे, और बजट में जो निर्धारण कर रहे हैं वो 125 दिन रोजगार देने के हिसाब से आप बजट का निर्धारण नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी ये घोषणा है। पिछले साल आपने कहा कि अप्रेंटिस योजना हम पूरे देश में ला रहे हैं नौजवानों के लिए। अप्रेंटिस योजना में जो पैसा आपने सरकार की ओर से निर्धारित किया उसमें 95% कटौती कर ली। तो आप प्रशिक्षण नहीं दे सकते, रोजगार तो बहुत दूर की बात है। यह काम आपने किया। दूसरी बात, माघ मेला हुआ, बड़ी उसकी चर्चा हुई। आप हमेशा चर्चा करते हैं, महाकुंभ के बारे में चर्चा करते हैं, माघ मेला के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन वहां बड़ी एक अप्रिय घटना हुई मान्यवर, बहुत ही दुखद घटना हुई। शंकराचार्य जी परम पूज्य अवमुक्तेश्वरानंद जी जा रहे थे स्नान करने के लिए। उनको प्रशासन के द्वारा उनको रोका गया। उनके शिष्यों को, उनके बटुकों को चोटी पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मारा गया उनको। और इतना ही नहीं, उनकी एक मांग थी कि अगर प्रशासन या सरकार मुझसे वार्ता कर ले और अपनी गलती मान ले तो मैं स्नान करूंगा। ना उनसे किसी ने माफी मांगी और ना ही वो स्नान कर पाए। बिना स्नान किए शंकराचार्य जी वहां से चले गए। और भी शर्मनाक बात यह है, आप कितने बड़े धर्म के ठेकेदार हैं। आप देखिए कि आप शंकराचार्य जी को तहसीलदार के माध्यम से चिट्ठी भेज रहे हैं, कह रहे हैं बताओ आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। अरावली पर्वत को साबित करना है, बताओ तुम अरावली पर्वत हो कि नहीं हो। दिल्ली की जहरीली हवाओं को साबित करना है, बताओ हवाओं तुम जहरीली हो कि नहीं हो। इस देश के मतदाताओं को साबित करना है, बताओ तुम भारत के नागरिक हो कि नहीं हो। और शंकराचार्य जी को साबित करना है, बताओ आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। जो लोग अभी तक 12 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए वो शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। यह है आपकी धार्मिक ठेकेदारी। इस तरह से आप धर्म की ठेकेदारी करना चाहते हैं तो देश के अंदर नफरत फैलाकर
जो आप राजनीति कर रहे हैं, लोगों के हक को मार के जो आप राजनीति कर रहे हैं, इसका कोई बहुत देश के विकास, कम से कम विकसित भारत आपकी इस विचारधारा, इस सोच से तो नहीं बन सकता। विकसित भारत के लिए यह विचारधारा आपकी काम नहीं करेगी। नफरत फैलाओ और राज करो की अंग्रेजों की जो विचारधारा थी, बांटो और राज करो की जो विचारधारा थी, उससे नहीं बन सकता। मान्यवर, बात कर लें विदेश नीति की, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, पूरे दुनिया में उनका डंका पीटा जा रहा है। हमने देखा किस तरह से अमेरिका से भारतीयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के अमृतसर पहुंचाया गया। हमने देखा कि किस तरह से सीज फायर के लिए कम से कम 70 बार अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कह रहा है कि उसने ट्रेड डील की धमकी देकर सीज फायर कराया, ट्रेड खत्म करने की धमकी देके। हमने देखा कि किस तरह से चीन यह कह रहा है कि वो सक्सगाम में निर्माण कार्य करेगा और आपकी पार्टी के दफ्तर में उनके प्रतिनिधि मीटिंग कर रहे हैं। उसी दिन वो बयान दे रहा है, बीजेपी के दफ्तर में वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसी दिन चीन का बयान आ रहा है कि हम सक्सगाम घाटी में निर्माण कार्य करेंगे, पुल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे। आपकी विदेश नीति क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उस पर आप खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। आप किसी भी मामले में सामने मुखर होकर सामने आके स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया, उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना, मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप सर, अगर कोई मैं ये कह रहा हूं मान्यवर, संसद है, इसमें अगर आपके पास कोई स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। अगर कोई आरोप लग रहा है, हमारे देश का अपमान है मान्यवर। इनके बोलने के बाद मैं आपको समय देता हूं। आप कैसा काम करना चाहते हैं? खत्म होने से बात देता हूं। अरे भाई, आपके भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते। भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, नहीं तथ्य के बगैर होगा तो आप नहीं लगा सकते। तथ्य के विपरीत अगर आप बोलेंगे तो आपका यह चीज नोट नहीं किया जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं मान्यवर, देश व्यवस्थाओं से चलेगी। यहां बैठे जावेद भाई, संभल के अंदर एक जज ने न्याय का फैसला दिया और उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह जुडिशरी की हालत आपने कर दी है, यह कर दिया आपने। देखिए, न्यायालय ट्रांसफर करता है जज का। अरे मान्यवर, जज का ट्रांसफर हुआ है, अवमानना होगी। जज का ट्रांसफर हुआ है, जज का ट्रांसफर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती, तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम में हुआ, उसमें ना बोले जो कंटेम्प्ट हो कोर्ट का। और इस तरह से एफआईआर दर्ज करके, लोगों के दबा के, लोगों के अधिकारों को छीन के, हमारी पार्टी के तो खैर पीछे ही पड़े हुए हैं आप लोग। चैतर बसेवा एक आदिवासी नेता हैं, उनको गिरफ्तार करके आपने 3 बार गुजरात के अंदर जेल में डाल दिया। महराज मलिक हमारे विधायक हैं, उनको डाल दिया जेल में। हम लोगों को तो जेल भेज ही चुके। आप रोज मुकदमा लिखते रहते हैं, एफआईआर लिखते रहते हैं। सोनम वांगचुक को अभी भी आपने जेल में रखा हुआ है। तो एक के बाद एक लोगों को, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के आप कैसे काम करेंगे? आप पूरे देश में एसआईआर के नाम पे लोगों के वोट काट रहे हैं, एसआईआर के नाम पे लोगों के वोट काट रहे हैं। बस खत्म कर रहा हूं सर, सबको 2-2, 3-3 मिनट मिला है। मैं 1 मिनट में खत्म, 1 मिनट में, आधा मिनट। मान्यवर, मैं पार्टी का लीडर हूं, 1 मिनट में खत्म। आधा मिनट पार्टी का लीडर है मान्यवर, एसआईआर के नाम पे आप क्या कर रहे हैं? पूरे देश में करोड़ों लोगों के वोट काट रहे हैं। यूपी की बात अगर मैं कर लूं तो वहां पर आपके ही राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव की सूची बनाई, ग्रामीण चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए और शहरी चुनाव के लिए, उसमें दिखाया 17 करोड़ वोट। और एसआईआर के लिए जो केंद्रीय ज्ञानेश कुमार जी की निगरानी में जो सूची बनी, उसमें दिखाया गया 12 करोड़ 55 लाख वोट, 4.5 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में कहां पर उड़ गए? और आप कह रहे हैं हर बूथ पे 200 वोट बनाएंगे तो 3.5 करोड़ वोट आप ऐसे ही बना लेंगे। तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। एसआईआर में आप नेताजी के परिवार को नोटिस भेज रहे हैं। बस खत्म कर रहा हूं मान्यवर, एसआईआर में आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार को नोटिस भेज रहे हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को नोटिस भेज रहे हैं, पूर्व एडमिरल को नोटिस भेज रहे हैं। अब कैसा एसआईआर करा रहे हैं? ये एसआईआर नहीं है, चुनावी घोटाला है। मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक मिनट में। फाइल का जिक्र हुआ, एक विकृत यौन मानसिकता के सजायाफ्ता अपराधी का जिक्र इस संसद के पावन पटल के ऊपर करना इनकी विकृत और विक्षिप्त मानसिकता का प्रतीक है। सर, एक बात फैक्ट ऑफ द मैटर यह है, among the millions of emails, there is no direct email with Prime Minister. Sir, no direct message.
नो डायरेक्ट फोन कॉल। मैंने पहले कहा है नहीं कि अगर कोई चीज तथ्य के परत नहीं है तो उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं सर, मैं अपनी बात बस 2 वाक्यों में समाप्त करना चाहता हूं। ना कोई ईमेल है, ना कोई मैसेज है, ना कोई फोन कॉल है, और उसके बाद निराधार अनलगर आरोप के ऊपर एक सजायाफ्ता अपराधी का नाम लेकर यहां पे बोलना यह बहुत ही निंदनीय है और इनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है। और सर, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी यह कहा है कि वो फॉल्स और सेंसेशनल आरोप है। और प्रधानमंत्री जी इजराइल में अपनी ऑफिशियल यात्रा पे थे, एक मुलाकात ऑफिशियल है, और उसके बावजूद वहां पर सिर्फ एक ही गायन हुआ, वो था राष्ट्रगान। अगर उसमें नाच गाना इनको नजर आता है, हो सकता है इसे राम मंदिर में नजर आता हो। तो मैं इस पे घोर भर्त्सना करते हुए सभापति महोदय सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं, सभापति महोदय सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने आरोप लगाने का प्रयास किया है कि राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है, भारत विकसित रोकने के लिए यह मचा हुआ तहलका है। नहीं, देखो, जो माननीय सदस्य ने जो तथ्य के विपरीत और संविधान के विपरीत बात कही, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये जवाब सवाल नहीं है, आपकी बात आ गई। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपने कि जो भी आरोप लगाए हैं उसका जवाब दिया जाए, नहीं होगा, उसको डिनाई करें। आप भागते क्यों हैं? नहीं, आप यहां पे नहीं पूछ सकते। चलिए नेक्स्ट। Thank you, Shivaji. I hope you will take the same national spirit to Tamil Nadu also. And now, Sri Sanjay Singh ji. वंदे मातरम सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने वंदे मातरम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं सोच रहा था कि वंदे मातरम के बारे में उसके 150 वर्ष पूरे होने पर यह चर्चा सरकार के द्वारा क्यों प्रायोजित कराई जा रही है। एक तो यह अच्छी बात है कि देशभक्ति की भावना का विकास सबके अंदर हो, वंदे मातरम के महत्व को सारे देश के लोग समझें, नौजवान समझे, किसान समझे, मजदूर समझे, पढ़ा लिखा समझे, गैर पढ़ा लिखा समझे। यह अच्छी पहल है, लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी सोच रहा था तो एक घटना मुझे याद आई मान्यवर। वो घटना थी उत्तर प्रदेश की। हमारे एक ऊर्जा मंत्री हैं माननीय मंत्री जी ए.के. शर्मा जी, उनके सामने व्यापारी लोग पहुंचे। उन्होंने कहा 21 घंटे से लाइट नहीं आ रही, 21 घंटे से लाइट नहीं आ रही, व्यापार बर्बाद हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, हमको गर्मी में बिजली दे दो। मंत्री जी ने कहा जय श्री राम, बजरंगबली की जय, और गाड़ी में बैठ के चले गए। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या भगवान श्री राम ने आपको कहा है कि आप नाकारे और निकम्मे हो जाइए और जनता को अंधेरे में रखिए, बिजली ना दीजिए? यह क्या भगवान श्री राम ने आपको कहा है? यह शिक्षा आपको भगवान श्री राम ने दी है? मान्यवर, मुझे वंदे मातरम आम आदमी पार्टी की रैलियों में, आम आदमी पार्टी की सभाओं में जब भारत माता की जय और वंदे मातरम जोर जोर से लगाए जाते हैं, किसी दिन लगाने का मन हो तो आ जाना हमारी पार्टी के कार्यक्रम में, आपसे ज्यादा तेजी के साथ वहां पर वंदे मातरम लगाएंगे। सदन में भी लगाना चाहते हो लगाओ। तो आप इन नारों के पीछे, ये नारे देशभक्ति के हैं, ये नारे देश की रक्षा के हैं, ये नारे देश को आजादी दिलाने के लिए हैं। ये नारों के पीछे अपने गुनाहों को छिपाने के लिए नारे नहीं है, मैं कहना चाहता हूं मान्यवर। और आप क्या कर रहे हैं? आप इन नारों के पीछे अपने गुनाहों और अपराध को छिपाना चाहते हैं। वंदे मातरम का मतलब क्या है? वंदे मातरम का मतलब है मातृभूमि की वंदना। मातृभूमि की वंदना। हम मातृभूमि की वंदना करते हैं, तो आप कैसे मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं? अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता, आपने 1 रुपए में
अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये मातृभूमि की वंदना है, ये आपकी मातृभूमि की वंदना है। Honorable member. आप मातृभूमि को बेचकर मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं। ये मातृभूमि की, आज वंदे मातरम पे ही बात करूंगा सर। मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना हिंदुस्तान के एयरपोर्ट को बेच के नहीं हो सकती। मातृभूमि की वंदना रेल को बेच के नहीं हो सकती, सेल को बेचकर नहीं हो सकती, समुद्री तटों को बेचकर नहीं हो सकती, कोयला और गैस को बेच के नहीं हो सकती, हिंदुस्तान की जमीनों को बेच के नहीं हो सकती। तुम लोग मातृभूमि को बेचने वाले लोग हो, तुम मातृभूमि की वंदना करने वाले लोग नहीं हो। मान्यवर वंदे मातरम पे ही सुनिए, आज वंदे मातरम के अलावा कुछ बोलूंगा ही नहीं। मातृभूमि की वंदना, इस मातृभूमि की वंदना में जब यहां पे लीडर ऑफ द अपोजिशन बोल रहे थे, मान्यवर, Honorable LOH. आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर, Let him just सर, make आई एम his नॉट point. यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल Would रहे you थे, authenticate it, please, then? जब Would लीडर, you सर आई एम authenticate नॉट it, please, यील्डिंग, then? सर आई एम नॉट यील्डिंग। जब यहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, No point of order. खड़गे साहब, उनके मुंह से No point of order. दलित शब्द निकल गया, दलित शब्द निकल गया। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हाउस में खड़े होकर विरोध करने लगी। दलितों से इतना चिढ़ है आपको? क्या दलित भारत माता के बच्चे नहीं? क्या पिछड़े भारत माता के बच्चे नहीं? क्या आदिवासी भारत माता के बच्चे नहीं? अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात होगी तो आप विरोध I'll करोगे। have to give it to LOH. आप विरोध I'll have to करोगे। give it to LOH. You are not on the topic. LOH. Just yield a minute. LOH. सर दो बातें हैं। Please. LOH is on his legs. LOH is on his legs. सर दो बातें हैं। एक तो हम चाहते हैं कि डिबेट, हेल्दी डिबेट हो, तर्कों के साथ हो। अभी इन्होंने आरोप लगा दिया कि दलितों पर बीजेपी वाले एकदम हल्ला करने लगे। ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा है दलित के विषय में कि ये हमारे पूज्य हैं, हमारे भाई हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। इस तरीके के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स न दे और इस हाउस के माध्यम से देश को गुमराह न करे, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये बेच दिया। आई से प्लीज ऑथेंटिकेट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वट एवर यू हैव चार्ज। देखिए आज सर बहुत अच्छी बात गृह मंत्री जी भी कह के गए और लीडर ऑफ द हाउस भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैं बोलूं उसको ऑथेंटिकेट करूं। और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं सर कि अगर मैं ऑथेंटिकेट ना करूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक एक चीज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो उसको ऑथेंटिकेट करूंगा। दूसरी बात, शहीद खुदीराम बोस की बात हुई सर, कल उस सदन में चर्चा हुई। हिंदुस्तान के सबसे युवा क्रांतिकारी जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, वंदे मातरम का नारा लगाया, शहीद खुदीराम बोस, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लहड़ी, शहीद अशफाक उल्ला, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद प्रफुल्ल चाकी, हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों ने जब फांसी के फंदे को चूमा, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, सबने वंदे मातरम का नारा लगाया, सबने वंदे मातरम का नारा लगाया। और शहीद खुदीराम बोस को अब आप याद कर रहे होंगे, मैं पिछले 31 साल से 3 दिसंबर को शहीद खुदीराम बोस की जयंती का आयोजन करता हूं। मेरी संस्था का नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे है। शहीद खुदीराम बोस हिंदुस्तान के वो क्रांतिकारी थे, जब उनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया और उनका जब अंतिम संस्कार हुआ तो जो राख उनके अंतिम संस्कार से निकली मान्यवर, उसको बंगाल की माए तावीज बना के अपने बच्चों को पहनाती थी कि ऐसे ही बनना हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी। यह इतिहास, यह हिंदुस्तान का इतिहास। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं,
आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप, अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं, वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है, वो नहीं है हमारे निगाह में। और मैं आपको बताता हूं सर, ये है 28 दिसंबर 1949 का ऑर्गेनाइजर पत्र। इसको भी रखूंगा क्योंकि आज गृह मंत्री जी और लीडर ऑफ द हाउस दोनों कह के गए रिकॉर्ड पे सारी चीजें आनी चाहिए। इसको रिकॉर्ड पे रखना चाहिए। इतिहास देश को पता चलना चाहिए, किन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, किन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया, किन लोगों ने राष्ट्रगान का विरोध किया। आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये ऑर्गेनाइजर है, क्या लिख रहा है? What is the moral sanction behind government's choice of Jan Gana Man, except that it can be made an item of entertainment? आप राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं, आप भारत के राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं। आपके मुख्य पत्र में भारत के राष्ट्रगान का विरोध लिखा गया है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने आप को आरएसएस को अपना आदर्श मानती है, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये रिकॉर्ड पे लाऊंगा सर, इसको रख लीजिएगा, ये रिकॉर्ड पे रखा जाए। मान्यवर, फिर से बोल दे रहा हूं, 28 दिसंबर 1949 ऑर्गेनाइजर अखबार जो आरएसएस का मुख्य पत्र है, और इस आरएसएस के मुख्य पत्र में फिर से लिख दे रहा हूं, फिर से पढ़ दे रहा हूं क्या लिखा हुआ है। What is the moral sanction behind government's choice of Jan Gana Man? Unnecessarily it will get provoked. It can be made an item of entertainment. Please continue. ये लिखा संजय जी unnecessarily provoke. Continue. अच्छा सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने तिरंगे का विरोध किया, राष्ट्रगान का विरोध किया, वंदे मातरम आपने लगाया नहीं कभी। कोई आपका व्यक्ति देश की आजादी के आंदोलन में जेल नहीं गया कभी। आपने कोई देश के लिए, हमारे यहां अवधि में कहावत है, नाखून कटाए कि शहीद ना बना भैया। तू तो नाखूनों नहीं कटाया भैया, बिना नाखून कटाए शहीद बना चाहता है, बिना नाखून कटाए शहीद। ऐसे काम नहीं चलेगा सर। जिन्ना का भी जिक्र कल दूसरे सदन में हुआ, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया। जिन्ना के साथ आपके कितने गहरे और मधुर संबंध थे, क्या इस देश के लोगों को पता है? नहीं पता, मैं बताता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी फजलुल हक की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, और फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी। श्यामा प्रसाद followed this and told Governor Herbert the administration of the Bengal province should be carried on in such a manner that in spite of the best efforts of the Congress, this Quit India movement will fail. ये चिट्ठी लिखी है। आपने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ आपके नेता, जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन गवर्नमेंट में
जो वित्त मंत्री थे उन्होंने चिट्ठी लिखी अंग्रेज गवर्नर को और कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का आंदोलन था, जो देश की आजादी का आंदोलन था, वो आंदोलन कुचल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये है रिकॉर्डेड हिस्ट्री आपकी, ये आपको आपके बारे में पूरे देश को पता रहना चाहिए। अब जिन्ना, हाँ इसको भी सभा के पटल पर रखूंगा। जिन्ना और आपके रिश्ते क्या थे, कितने मधुर रिश्ते थे। एक राज्य में सरकार नहीं बनाई मान्यवर इन्होंने, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध प्रांत और फजलुल हक की गवर्नमेंट। फजलुल हक वो शख्स है जो पाकिस्तान बनने के बाद वहां की सरकार का गृह मंत्री बना। आपके रिश्ते उन लोगों के साथ थे, ये देश को पता होना चाहिए। इसलिए आप किसी को भी देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का काम मत कीजिए। आप वंदे मातरम लगाने का काम कर रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप भारत की सेना को 4 साल के अग्निवीर पे लेके आ गए, जो हिंदुस्तान की सीमा की सुरक्षा करने वाले हैं, जो वंदे मातरम का नारा लगाते हैं हमारे जवान, हमारे सैनिक, जो -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, इस मातृभूमि की रक्षा करते हैं। उनके पीठ में छुरा मारने का काम आपने किया, उनकी नौकरी 4 साल की कर दी अग्निवीर की। आपको मातृभूमि से प्यार है, आप देशभक्ति की बात करेंगे, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। वोट चोर, 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने जा रहे हैं। कल की मीटिंग में पता चला 17.5% वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। आप ये कर रहे हैं, ऐसे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, ऐसे आप मातृभूमि की सेवा करेंगे, ऐसे आप मातृभूमि की वंदना करेंगे। मान्यवर, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मान्यवर आपके माध्यम से कि हमने फिल्मों में सीन देखी है, डाकू लोग आते हैं जय भवानी जय भवानी जय भवानी कह के और वो गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। जय भवानी कह के गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। हम इस देश के अंदर किसी भी सरकार को वंदे मातरम और भारत माता की जय लगाकर देश को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। वंदे मातरम लगाएंगे, भारत माता की जय लगाएंगे, जय हिंद भी कहेंगे, राष्ट्रगान भी कहेंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी और धोखेबाजी नहीं करने देंगे, आपको नहीं करने देंगे। ये देशभक्ति के नारे हैं, ये देशभक्ति के नारे हैं। आप बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, दलितों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, कहीं उनको रोका जा रहा है, उस पर बात नहीं करना चाहते, पिछड़ों का शोषण हो रहा है, उस पर बात नहीं करना चाहते। आपने मातृभूमि की सेवा यह की है कि आज हिंदुस्तान के ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। आपने हिंदुस्तान को आज इस स्तर पे पहुंचाने का काम किया है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मान्यवर, इस देश में मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, सवर्ण भी हैं, सब में अनपढ़ है, सब में भारी संख्या है जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, जो नहीं पढ़ सकते वंदे मातरम। तो आप उनको कह रहे हैं कि वो देशभक्त नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वो देश को लूटने वाले अडानी जैसे पूंजीपतियों से ज्यादा बड़े देशभक्त हैं, जो अपने बच्चों के लिए श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुली का काम करते हैं और अपने बच्चों का पेट भी पालते हैं, देश की भी सेवा करते हैं। वो आपसे ज्यादा देशभक्त हैं। उनकी देशभक्ति को आप इससे चेक करने का काम मत कीजिए, उससे परीक्षा करने का काम मत कीजिए। मान्यवर, मैं अंत में एक और बयान आया, उसका जिक्र करके अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी SIR की प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। 80 लाख लोगों के वोट आपने बिहार में काट दिए, वहां कितने घुसपैठिए मिले आपको? अरे भाई, ये भी मातृभूमि की बात हो रही है। आप लोग चाहते हैं बांग्लादेशी यहां पे आ जाएं, मातृभूमि को सुरक्षा को खतरा हो जाए? आपको तो चिंता वही है ना, वही तो बात कर रहा हूं। कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया मिले?
कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया मिले? कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया मिले? मात्र 315, जिसमें नेपाल के बाकी लोग सिर्फ 78 मुसलमान मिले। वहां 80 लाख लोगों के आपने वोट काट दिए। अब आप कह रहे हैं उनको डिटेंशन सेंटर में रखेंगे। उनको डिटेंशन सेंटर में आप रखेंगे जो हिंदू हैं, जिनके जो पूर्व IAS हैं। आप इस देश का सिर्फ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आप इस देश को सिर्फ नकली नारों के पीछे सिर्फ आप अपने आप को छिपाना चाहते हैं। वंदे मातरम देशभक्ति का नारा है। भारत माता की जय देशभक्ति का। हां, दिल्ली में तो काटोगे ही आप, ठीक ही कह रहे हो, पहले से ही नियत बता दिया। दिल्ली की हालत तो कर दी आपने। अरे इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा हुआ है? सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम, शुद्ध जल शुद्ध फल और मधुर वाणी। मधुर वाणी, मधुर वाणी कौन बोल रहा है? देश के प्रधानमंत्री मधुर वाणी बोल रहे हैं। मुजरा जैसे शब्दों, अरे भाई इसी वंदे मातरम की बात सेकंड्स रह गए सर, वंदे मातरम की तो बात कर रहा हूं। हमारे पास और टाइम है सर, टाइम है सर। सर मधुर वाणी, मधुर वाणी, मधुर वाणी। सर जहरीली हवा और जहरीला पानी दिल्ली में दे रहे हैं। हमारे पूर्वांचल के भाइयों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। सर मेरे टाइम में से काट लीजिएगा, पार्टी टाइम में से काट लीजिएगा, प्लीज पार्टी टाइम में से काट लीजिएगा। सर हमारी पार्टी का टाइम 24 मिनट है। प्लीज वन सेकेंड दिल्ली को, संजय जी, दिल्ली को आप वन सेकेंड ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकेंड, शांत हो जाओ। माननीय संजय जी, कंक्लूड करिए, आपका समय खत्म हो रहा है। सर 24 मिनट मेरा टाइम है, प्लीज। मैं अपने माननीय नीरज जी, प्लीज ही इज कंक्लूडिंग, प्लीज कंक्लूड। 10 सेकेंड सर, प्लीज कंक्लूड। आपका समय समाप्त हो गया। सर मेरी पार्टी का समय 24 मिनट है। ठीक है, मेरी पार्टी का समय 24 मिनट है। और कोई स्पीकर नहीं है आपके? स्पीकर एक और है, उनमें से आप काट लीजिएगा समय। मैं कह रहा हूं ना, हाँ ये हमारा अधिकार है, पार्टी का अधिकार है। तो मान्यवर 10 महीने में आपने दिल्ली की वो हालत कर दी। जहरीली हवा यहां पर आने लगी। दिल्ली को आपने दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिया। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, शांत हो जाओ। अरे मैं एक मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया है, कंक्लूड करिए सर। एक मुख्यमंत्री बनाया है इन्होंने, प्लीज। खत्म कर रहा हूं, प्लीज। एक मुख्यमंत्री बनाया है जिसको ये नहीं मालूम कि AQI होता क्या है। कंक्लूड करिए। वो टेम्परेचर बता रही है। ये हालत है। तो इसलिए मैं अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। वंदे वंदे थैंक यू, वंदे 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 वंदे। कोई बीजेपी वाला वंदे मातरम नहीं लगाया सर। थैंक यू।